अब मैं हमारे आदरणीय श्री पीके पटेल, मुख्य सतर्कता अधिकारी एमसीएल से अनुरोध करती हूं कि वे अपने अमूल्य विचार साझा करें। Respected CUCL Tripathi sir, CMD sir, DP sir, OP sir, DF sir, area GMs, headquarters का GMs, we are privileged to have Sri Brajesh Kumar Tripathi, CBO CIL amongst us. I'll request sir to please share his ideas for some time. Thank you. मैं हमारे श्रद्धेय मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे अपने विस्तृत अनुभव को साझा कर हमारा मार्गदर्शन करें। सर, मैं एक इंग्लिश कोट पढ़ा था, ए लीडर इज वन हु नोज द वे, सोज द वे एंड गोज द वे। लीडर इज वन हु नोज द वे, सोज द वे एंड गोज द वे। ऐसे उदयमान कंपनी एमसीएल के मुखिया श्री उदय अनंत कावले साहब, जब इन्होंने पिछले साल ज्वाइन किए थे, मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो पहले ही मैच में सेंचुरी मार दिए हों, लेकिन पहला ही मैच में डबल सेंचुरी कोई मारा, ऐसे बहुत कम हैं। ऐसे सीएमडी को, और आज मैं जब आया देखा कि इसमें एक मिशन रखा गया है ओबी का। कल 250 का हम लोगों ने बैरियर पार किया, 25% से ज़्यादा का ग्रोथ है, लेकिन उसका टारगेट देखिए। ऐसी कंपनी है एमसीएल जिसका एक बोलते हैं ना धारा 302 या कुछ भी, तो जिसका टारगेट 302 है, जिसका टारगेट 302 है, वो कंपनी कैसी होगी, वो कंपनी के लोग कितने खूंखार होंगे, आप इस टारगेट से ही समझ सकते हैं। मतलब यदि हम कोल इंडिया हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो ऑब्वियस मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बड़ा हाथ होता है, दाहिना हाथ होता है, जो कमाऊ पूत होता है, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारा एमसीएल भी इंडिया का, सीआईएल का नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और जितना कॉन्फिडेंस के साथ साहब ने प्रेजेंटेशन दिया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपके सीएमडी साहब ने आपको एड्रेस किया, आप प्रेजेंटेशन किया, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? ये कहाँ से आता है? जगन्नाथ बाबा का तो है असर, बिना आशीर्वाद का कुछ होने वाला नहीं है। कल मैं हिंगला देवी माता का दर्शन भी किया। उन माता हिंगला आग की देवी मानी जाती है उनको। जो ऐसा देवी के संरक्षण में हमारा एमसीएल है, जो आग है, अग्नि देवता है माता जय, तो जब आग जलता है तो अंधेरा भागता है। जितना आपने पिछला चैलेंजेस की बात किए हैं, चैलेंजेज ऑफ 2025, और उसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, जब ऐसा लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आग जब जलेगा तो अंधेरा भागेगा ही, और ऐसी लीडरशिप होगी तो कोई भी चैलेंज, कोई भी थिंकिंग दे दीजिएगा, वो कम होगा। उनके लिए अचीवमेंट करना ही करना है। हमारे साथ में हैं केशव राव साहब, जुगल किशोर बोरा साहब, अजीत कुमार बेलवा साहब और प्रणव कुमार पटेल साहब। पूरी टीम में लास्ट ईयर का जो आप लोग का अचीवमेंट था, वो 2023 वाला, उसमें सीएमडी एंड ऑल डायरेक्टर्स एक ही कलर का बन के इसे करके उन्होंने फोटो खिंचवाया था। वो फोटो हमको इतना इम्प्रेस किया, तो मैं कुछ विजिलेंस वालों से डिस्कस कर रहा था, तो हमारे विजिलेंस वालों ने बोला कि सर ये इसको बोलते हैं हम हैं कोल इंडिया, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ ऐसे करके मैं फोटो खींचता हूँ।
मैं पटेल साहब को और सीएमडी साहब को बताया कि आप इस फोटोग्राफ को अपने माइंड मजदूर तक भिजवाइए, उसको देख कर हमको कॉन्फिडेंस आता है कि ये हमारे प्राउड है, हम उसके लिए करके मैसेज देता है। उसी से कॉपी करते हुए इस साल का विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में मैंने आपका जो कलर है, इसको मैं सीवीसी कलर बोलता हूँ, हाँ, तो ब्लू कलर का हमने कोल इंडिया में सारे डायरेक्टर्स का, सीबीओ का, चेयरमैन का, ऐसा हम लोग इन्फॉर्म ड्रेस किए कि ये मैसेज हम देने में सफल हो पाए कि वी आर इन्वाइटेड फॉर विजिलेंस एक्टिविटीज ऑल्सो, वी आर वर्किंग एज ऑन द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। तो ये मिशन देता है, मैसेज देता है कि सब लोग यूनाइटेड हैं कि हम आगे बढ़ें। जब 1993-94 में 23 मिलियन मेट्रिक टन से कुल एमसीएल स्टार्ट हुआ और आज लगभग 30-31 साल में कितना 10 टाइम्स हो गया, 225 का टारगेट है और जैसा जोश जुनून दिख रहा है 230 होना है, 230 होना है, यानी 23 का 10 टाइम्स होता है 230। तो इतना तेजी से जो एमसीएल विकास कर रहा है वो ऑब्वियस है कि पूर्वज लोगों का मेहनत है, पहले लोगों का मेहनत है। और मैं बहुत जीवन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया और पहले भी मैं आया था सब लोगों के साथ, ऑलमोस्ट मैं लकली यहाँ सबको मैं जानता हूँ। और जिस तरह का आप लोगों का वर्किंग स्टाइल है, जिस तरह से आपका डिवोशन है, मैं कहीं चेयरमैन साहब का स्पीच सुन रहा था, वो बोलते थे कि ब्राइट एंड प्राउड एरिया टीम का, एजीएम का टीम है। आपके साथ मुझको बात करने में आई एम ऑल्सो फीलिंग प्राउड कि आपका साथ में हूँ मैं। एचओडीज लोगों का, यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं रहते तो अर्जुन को सहायता कौन करता? मानते हैं कि अर्जुन लड़ेगा, लेकिन यहाँ से सहारा मिलता है। जितने एचओडीज होते हैं, अर्जुन को थोड़ा सा गाइड कर देने से ही देखिएगा बहुत तेजी से लड़ाई युद्ध में पहुंच जाता है। आपका कंट्रीब्यूशन है, यदि एक दूसरा पैर नहीं चलेगा तो पहला पैर कभी चल नहीं सकता है। ऐसे हमारे एचओडीज और यंग और हमारे प्राउड एंड विजिलेंट कोल इंडियंस, विजिलेंस के भी बहुत लोग आए हुए हैं। आपने बहुत कुछ बताया कि सब कुछ आसान हो। पहला सब साहब ने यही बोला था कि जब सब कुछ आसान हो तब कुछ आप काम कर लीजिए। मैं गांव से आया हूँ, हमारे लालटेन जला के हम लोग पढ़ते थे, कितनी नहीं कठिनाइयाँ थी। बिहार का हूँ मैं, उसमें पढ़ाई का एजुकेशन का सिस्टम बहुत ख़राब था, तो मैं कहीं और जाकर पढ़ाई किया, बहुत सारी सिचुएशन था। और फिर पर कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो मैं उसमें यही सोचा था कि परिस्थितियाँ यदि अनुकूल है तब आप कोई अचीवमेंट कर ले रहे हैं तो उस अचीवमेंट में उतना मज़ा नहीं आता है जब सारी परिस्थितियाँ विपरीत हों, और तब आप कुछ अच्छा करके जाते हैं, 225 के बदले 230 पार करते हैं, तब उसका अलग इंटरेस्ट होता है। तो साहब ने बताया कि परिस्थितियाँ उस तरह से आपको लगे रही है। एक और आज सुबह सुबह हमको सीएमडी साहब का हमको बताया उन्होंने कि जानते, हमने उनसे सीखा कि क्या नहीं करना है, मैं इस पे काम करना शुरू कर दिया हूँ। तब मैंने थोड़ा सा रियलाइज किया क्या नहीं करना है, मतलब वो कानिया में आपका कई दिन से बंद है, वो लोग अपना ऑब्वियस एजुटेशन होता रहेगा, ये वन ऑफ द चैलेंजेस था हमारा एमसीएल का। अब उनको हमको कुछ ऐसा हम गलत न कर दें ताकि वो कुछ मतलब ऐसा हो। तो ये भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट का टूल है कि क्या नहीं करना है उस पर हम अडिग रहेगा। मैं पटेल साहब को बता रहा था, हमको बोला गया था कि आप कुछ कोल इंडिया वाला जो पुलिस वाली टीम है ना, उसको ले लीजिए, हर गांव में छापा मारिए, बहुत माफिया है वहाँ, कोयला पकड़िए, उनको पकड़ के जेल भिजवाइए, भेजिए सब लोगों को, अब पूरा अखबार में निकलवाइए कि विजिलेंस टीम छापा पड़ रहा है, विजिलेंस का छापा पड़ रहा है। मैंने मना कर दिया कि मैनुअल बोलता है कि सिक्योरिटी इज नॉट इशू ऑफ दिस। इवन हमारा सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है, वो जाकर वहाँ करें, वो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको हम लोग सीबीआई को रिफर कर देते हैं, सीबीआई को रिफर कर दीजिए। पूरा धमकाया कि हमको, अगर तुम डरता क्यों है, चाहिए क्यों है। उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं करने वाले। भले 10 दिन तक हमसे कोई बात नहीं किया, आंखें लाल थी, ऑनलाइन में था, लेकिन मैंने बताया कि मैनुअल इज दिस। लोग धमकाया हमको, सीबीसी को मैं रिपोर्ट कर दूंगा। हमको सीबीसी को रिपोर्ट कीजिए, लेकिन सीबीसी का मैनुअल ही बोलता है सिक्योरिटी इज नॉट विजिलेंस। मैंने सीखा है कि कहाँ ना करना है। यदि उसमें मैं हाथ लगाता, और जिस तरह का सिचुएशन है कई जगह,
तो कोई ना कोई हमारा विजिलेंस वाला, चाहे हमारा कोई और सीबीओ, कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, फिर हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। तो उस वही चीज़ें जब अकाले साहब हमको बताया कि क्या नहीं करना, हम इस पॉलिसी पर भी काम करना शुरू किए हैं, तो हमको वही चीज़ें याद आई। उसी से मिलता जुलता पटेल साहब ने हमको कल बताया था कि सर एक बार बताइए ना लोगों को, यदि नहीं करना है तो नहीं करें ना। मतलब आपके अंदर इतना हिम्मत होना चाहिए कि इफ यू वांट टू से नो तो आप नो कर दीजिए। ये तभी आता है, देखिएगा, तभी आप टारगेट तभी पूरा कर पाएंगे जब आप मेंटली हर तरह से स्ट्रांग रहेंगे और आप लीडरशिप है। एक और ऐसा किताब दिया इन्होंने साहब ने, अंडरस्टैंडिंग आवर माइंड। ये किताब को सब कुछ तो दिमाग का ही तो खेल है। हमारे अंदर करप्शन करने की भावना आती कहाँ से है? ये दिमाग का ही उपज है। काम करने की भावना भी यहीं से आती है, अच्छा करने का भी भावना यहीं से आता है। मैंने संतोष, जिस तरह से अभी आज के डेट में सैलरी मिलता है हम लोगों को, उतना पैसा जरूर मिल जाता है कि हम अपना अच्छा से रह सकते हैं, अच्छा से कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि देयर इज एवरीथिंग फॉर नीड बट देयर इज नथिंग फॉर ग्रीड। जो ग्रीडी है उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, उसके लिए संतुष्ट रहता है। तो हमको इस अपना में जाना है कि हमारा किस तरह से, दूसरा दिन रात जिस तरह से आपने बताया था चैलेंजेस के बारे में, और जिस तरह से थिंकिंग है हमारे अपॉर्चुनिटी का, जिस तरह से आपने देखा अपॉर्चुनिटी को कैसे आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो टॉपिक रखा आपने, ये टॉपिक रखना ये भी तो दिमाग का ही उपज है। मैं जो भी टॉपिक डिसाइड किया, चैलेंजेज ऑफ लास्ट ईयर, अपॉर्चुनिटी ऑफ नेक्स्ट ईयर, इस टॉपिक को जो सोचा उसको भी मैं सलाम करना चाहता हूँ कि इस तरह का विजनरी जब थॉट रहेगा तो ऑब्वियस है कि आप पुराने कठिनाइयों को चलते हुए जाएंगे। जब इस तरह का थिंकिंग और इस तरह का अचीवमेंट हम करते हैं ना, तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। उसमें एक कविता था कि एक 23 मिलियन मैट्रिक टन था वो 93 वगैरह में, उसके ऊपर कुछ नहीं था यहाँ एमसीएल में, और आज की डेट में पूरे भारत का नंबर 1 कोल कंपनी है। सीबीओ साहब हमारे साथ गए थे 8 नवंबर को, प्रेसिडेंट मैडम आई थी दिल्ली में, सीबीसी का प्रोग्राम था। ऑल ओवर इंडिया के सारे पीएसयू के सारे डिपार्टमेंट के सीबीओ आए हुए थे वहाँ पे, और भी बहुत लोगों को बुलाया गया था। अराउंड 600 लोगों का वहाँ पर क्राउड था। पटेल साहब मेरे बगल में बैठे हुए हैं। सर ये जितने यहाँ है ना, जितना यहाँ है, मोर देन 99% वालों का अर्निंग मुझसे कम है ना। सर ये जितना है ना, जो भी, मतलब द टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, इतनी बड़ी कंपनी का हम है, मतलब नंबर 1 अर्निंग में, नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग में, जिस तरह से हर तरह से नंबर 1 जा रहे हैं, इशू से है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पहले कुछ था नहीं, तो उसमें एक कविता था, जिस छांव के नीचे हम तुम हैं वहाँ कभी कुछ भी न था। जिस छांव के नीचे हम तुम हैं वहाँ कभी कुछ भी न था। एक बीज वृक्ष जो बन बैठा, एक बीज वृक्ष जो बन बैठा, कितनों का गिरा पसीना था। वो चले जहां तक चल पाए, वो चले जहां तक चल पाए, अब चिन्ह हमारे छपने हैं। टिके हुए तेरे कंधों पर, टिके हुए मेरे कंधों पर, आने वाले सपने हैं। कहीं बीच मत रुक जाना, इस पथ पर सारे अपने हैं, इस पथ पर सारे अपने हैं। यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो काम है, उससे हमारा राष्ट्र का निर्माण। आज देखिएगा पूरा विश्व की निगाह भारत के ऊपर है। भारत डेवलप करेगा, हमको सहायता करेगा, हमको कुछ न कुछ मदद करेगा, कुछ न कुछ आशा से देख रहा है। भारत भी उसी मोमेंटम से अपना प्रोसेस कर रहा है कि फिर से हमको विश्व गुरु बनना है। भारत का राष्ट्र का निर्माण में कोल इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं हमेशा सबको ही बोलता हूँ कि आप कहीं भी चले जाइए, आपको ब्रिक हो, सीमेंट हो, स्टील हो, बिल्डिंग हो, स्ट्रक्चर हो, लिफ्ट हो, चश्मा हो, जो भी है, मतलब देखिएगा ना, शर्ट पैंट जो भी है, कोल इंडिया का ही कोयला जाता है तो आपका वहाँ पर ब्रिक बनता है, स्टील बनता है, सीमेंट बनता है, या पावर बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, बल्ब जलता है, लिफ्ट चलता है, या फैक्ट्री बनता है तो हमारा शर्ट कपड़ा बनता है। यानी कोई राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का डेवलपमेंट की बात सोच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का हो, चाहे जिस भी फील्ड में क्षेत्र में हो,
ये सोच रहा है कि हम इस ग्रोथ से जाएंगे 2045 तक हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो बिना कोल इंडिया का राष्ट्र का विकसित होना, राष्ट्र का निर्माण होना असंभव है। मैंने इस तरह से आप पर लोगों का आशाएं हैं, इसीलिए आपके अपना राष्ट्र के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। तो आप आगे बढ़ेंगे तभी हमारा राष्ट्र का निर्माण संभव है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। एक और मैंने आज सुबह साहब ने बताया कि बड़ा अच्छा आदमी है। कौन नहीं है, सब आदमी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आदमी का अच्छा होना और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रहना, इन दोनों का मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि हम आदमी अच्छे हैं तो क्या होगा। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, कहते नहीं है, सोने की चिड़िया था। आज से 1000 साल पहले अराउंड 1012 ईस्वी था, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था वो 53% था। 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान थे राजा, उस समय 36% था इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन। जब मुगल आए आज से लगभग 500 साल पहले, इंडियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड इकोनॉमी में 26%। जब अंग्रेज यहां से गए 1947 में, तो हमारा कंट्रीब्यूशन था ओनली 3.6%। 75 साल हो गया, अभी हम लोग वही 6% के आसपास घूम रहे हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में ने अंग्रेज इतना हम लोगों का दोहन किया, और आज हम लोग 75 साल से बीतने के बाद भी हम लोग 3.6 से अराउंड 6% के आसपास घूम रहे हैं। फिर हम सपना देख रहे हैं कि जब हमारा 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा 2047 में, फिर हमको विश्वगुरु बनना है, फिर सोने की चिड़िया बनना है। तो अभी जो सिचुएशन है, अब मैं हमेशा कोल इंडिया से कंपेयर करता हूँ, जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है, चाहे वो चेयरमैन CIL से लेकर के CMD, चाहे जो भी हमारे टॉप मैनेजमेंट है, मंत्रालय का भी हो, इवन ऑनरेबल PM का स्पीच सुनिएगा, हमेशा ही बात करते हैं कि हमको नंबर 1 कंपनी बनना है, विश्वगुरु बनना है। चेयरमैन CIL का स्पीच सुनिएगा कि 26 जनवरी वाला, उसमें बोल रहे हैं कि कोल इंडिया को न केवल मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाना है। आपके CMD साहब को मैंने स्पीच सुन रहा था, मैं अभी 11/11 को अपने उन्होंने जो फाउंडेशन 50th फाउंडेशन डे बनाए, उसमें साहब बहुत तेजी से नॉन स्टॉप जितना बोल रहे हैं ना, वो पूरा उन्होंने कवर कर लिया था वो अपने 15-20 मिनट के स्पीच में, कि हमारा 225 का टारगेट है, अगले साल 250 होगा, फिर हम 300 पार करेंगे। हर तरह से सबका योगदान है, तो कमी कहाँ है, इसको मैं थोड़ा सा रिसर्च किया। मैं देखा कि हमारे तरफ से हम फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। जिस तरह से आपने पिछले 1.5 साल में IT का पूरी तरह से आपने इंस्टॉलेशन कर दिया, अब उसका भरपूर रिजल्ट भी आने लगा है। जिस तरह से हमारे लोगों का सहयोग है, जिस तरह से हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया, मैनुअल SOP देखिएगा हमारे आज की डेट में लगभग सबका है। पैसे की मामला हो, बॉस की है कि आप गो फॉर ट्रेनिंग और गो फॉर एवरीथिंग एंड गो फॉर ब्रांडिंग ऑफ द कंपनी, तो कमी कहाँ है उसमें? मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि हम जगह नहीं है, हमारे अंदर कमी है जो हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं हमेशा यंग ऑफिसर्स को भी, चाहे सीनियर ऑफिसर्स को ही बोलता हूँ कि तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है आप जागे नहीं। तो आज हमारे आने का एक भी सफर था कि आप जगिए, जो भी पुरानी गलतियां हुई हैं, चैलेंजेस जो रही हैं, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए, और जिस तरह से थिंकिंग है तो ऑब्वियस है कि कुछ भी टारगेट होगा तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। जिस तरह से एक और मैंने देखा, जब चेयरमैन CIL का स्पीच सुना, तो उसमें मेरा लाइक वही था कि ब्रांडेड के मतलब वैल्यूएबल कंपनी बनाना है, यानी कोल इंडिया को हमें ब्रांडेड कंपनी बनाना है। मैंने ये मिशन लेके चला, मिशन ब्रांड CIL@50। जब 50 साल 1 नवंबर 2025 को हम जब होंगे, तो 50 साल होता हमने एक ब्रांडेड कंपनी का सपना देखे। तो उसी मैंने मिशन ब्रांड CIL@50 मिशन से शुरुआत किया,
उसमें जब देखा कि माइनिंग सेक्टर का ब्रांडिंग की कमी कहाँ से आ रही है, तो हमेशा कावले साहब बोलते हैं कि मानव से मानव का, तो मैं उसको ही बोलता हूँ, मानव से मानव का जहाँ भी संयोग होता है वहाँ जरूर कुछ खिचड़ी पकती है। तो ह्यूमन इंटरफेस को ख़त्म करें, आईटी का यूज करें, नंबर ऑफ टेंडर्स कम करें, छोटे छोटे टेंडर कम करें। तो जब नंबर ऑफ टेंडर कम होगा, छोटे छोटे टेंडर कम होगा, तो कम लोग आएंगे। जब आदमी से आदमी का संगम नहीं होगा तो देखिएगा ऐसे ही हमारा करप्शन कम हो जाएगा। एक और हमारा पोल्यूशन वाला इशू है। मैं आपके ही वेबसाइट से कहीं मैं देख रहा था कि वो लिख रहा है कि कोल इंडिया थर्ड वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट है जो कोल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो जरा किसी को लगाइए डीपी साहब की, जरा इसको रिसर्च करेगा कि कौन कहाँ से डाटा मिला उसको। जैसे आप लोग बोले ना कि भाई जहाँ पर भी है, बाकी भी तो कंपनी हमारे पर सब फेंका जा रहा है। तो पॉल्यूशन से हमारी शिकायत होती है, प्लस हमारा अनअवेयरनेस वाली जो चीज़ें हैं, तो इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग पे खूब जोर दिए। मैं ह्यूमन इंटरफेस आईटी का यूज करके, प्लस स्पीड, कहीं भी डिले नहीं करें। यहाँ सारे लोग, राजा बैठा हुआ है, किंग है, अपने डिपार्टमेंट का किंग है, कोई एरिया का किंग है, कोई है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक मत्स्य संहिता में लिखा हुआ है कि राजा का ड्यूटी है कि टाइम टाइम अपने प्रजा का चेक करता रहे, टेस्ट करता रहे उसको, जो कौन अच्छा है कौन बुरा है उसको सेग्रीगेट करे, अच्छों को अवार्ड करे, और जो बुरे हैं, कमजोर हैं, उदासीन हैं, अनट्रेंड हैं, नॉलेज नहीं है या करप्ट है, उसको कंट्रोल करें, पनिश करें, गाइड करें, ट्रेंड करें। ये समय समय करते रहना है। ये राजा की ड्यूटी है। यहाँ हर एक आदमी राजा है। मैं आपसे ये बोलने आया हूँ कि ये वाला लगाइए, जो आदमी कमजोर है उसको ट्रेनिंग दें, जो काम नहीं कर पा रहा उसको काउंसलिंग करें, जो करप्ट है उसको पनिश करें। तभी जाकर के हम अपना ब्रांडेड कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। जो आदमी काम नहीं कर रहा है, मतलब तनख्वाह पूरा लेता है और काम नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क कल्चर। तो इसके लिए मैंने एक कोट बनाया था, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। काम कुछ नहीं कर रहा, ना चोरी शब्द में प्रयोग नहीं करता, हम सॉरी, लेकिन काम बिना, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। कुछ नहीं करता है, आकर के डिस्टर्बेंस भी करता है, कुछ करता नहीं है, उस सैलरी पूरा आ जाता है। ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। हमारे ब्रांडेड कंपनी में ये सब पॉसिबल नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। एक और हमने देखा था, गोलैब सर्वे हुआ था 2023 में, गोलैब सर्वे, उसमें था कि ऑल ओवर वर्ल्ड का सारे कंपनी का एनालिसिस किया गया था कि वो बताया कि 63% ऐसे होते हैं जो अपना 9 से 5 ड्यूटी किए, न पहले कोई मतलब है न बाद में कोई मतलब है। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि 63% ऐसे होते हैं। 24% ऐसे होते हैं जो न कुछ करेंगे न करने देंगे। मतलब हमारे पास जितना कंप्लेंट आता है ना, नीचे रहता है कि सच्चा देशभक्त। वो सच्चा देशभक्त भी उसी में आता है, काम कुछ नहीं करेगा और खाली बाल का खाल निकालेगा, प्लस रूल दिखाएगा। काम नहीं करने के क्या बहाने हो सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, रूल्स आर देयर टू वर्क, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट। प्लस करप्शन वाले भी उसी में आते हैं। बाकी इनडिसिप्लिन वाला इश्यू है, चाहे जो भी है, सब वो 24% में आते हैं। ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं है, वैसे भी होते हैं, हर कंपनी में ऐसा है। 13% ऐसे होते हैं जो दिन रात कंपनी ही मेरा सब कुछ है, अपने कंपनी के लिए जिएंगे, मरेंगे, सोना जगना सब करके। थोड़ा और मैंने रिसर्च किया, पिछले 2 साल के मैंने निकाल के देखा कि कौन प्रमोट होकर के और ये सब होकर के कौन कौन किस पोस्ट पर है। यदि कोई CMD, चाहे कोई एरिया GM, चाहे कोई चेयरमैन, चाहे कोई भी आदमी 13% वाले को जा करके किसी अच्छे पोस्ट पर दे रहा है तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। कौन मालिक चाहेगा कि हम 24% वाले को किसी को बना दे, किसी पोस्ट पर रख दें और उठवा दें? तो हर कंपनी में ऐसा होता है। अब मैं ये मान के मिशन निकाला कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। हमारे कोल इंडियन अच्छे हैं, कोल इंडियन इतने अच्छे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं और एक से एक मोरल वैल्यूज ये सब हैं। तो अपने लोगों को समझाएं, उनका हम हेल्प लें
और हम जब नया नया ज्वाइन किए थे तो हमारे अग्रवाल साहब चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि त्रिपाठी जी इनका लोगों के अंदर विजिलेंस का बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है, तो इनको डर निकालिए दिमाग से। तो मैं एक मिशन बनाया कि मेरा हर कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है। तो आप विजिलेंस ऑफिसर बनिए, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए कौन है जो काम नहीं कर रहा है या करप्शन कर रहा है, उसको गाइड कीजिए, कंट्रोल कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, उसको इम्प्रूव करें। यदि हम 1% भी 23 वाले को तो हम 24 वाले को 13 में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 24 वाले को 63 वाले में भी कर देंगे ना, तब समझिए कि आपका मिशन सक्सेस हो गया। तो ये मैं बोलने आया हूँ कि अच्छा दूसरा एक और देखिएगा, विजिलेंस का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि ये आया है तो फॉल्ट फाइंडिंग करेगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट है, एक ही सीएमडी को आप भी रिपोर्ट करते हैं और विजिलेंस वाला भी उसी सीएमडी को रिपोर्ट करता है। आपका टारगेट जो 225 है तो विजिलेंस का भी टारगेट 225 ही है। मेरा 838 है तो CIL का, तो मेरा भी टारगेट वही है। काम कैसे हो, डिसीजन कैसे हम लें, उसमें हेल्प करता है विजिलेंस डिपार्टमेंट। यदि कोई करप्शन इश्यू वाला आया है तो वहाँ पर हेल्प करता है। किसी भी कंपनी को, मैं थोड़ा विजिलेंस मैनुअल में लिखा हुआ है, किसी भी कंपनी का करप्शन फ्री होना ये जिम्मेदारी है उसके CEO की, उसके CMD की, उसके एरिया GM की, उसके HOD की, कि हमारा यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहे। ये जिम्मेदारी विजिलेंस की नहीं है, ये जिम्मेदारी है उसका। मेरा परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहे, ये मैं परिवार का मुखिया हूँ, मेरा जिम्मेदारी है। विजिलेंस वाले उसमें एड वर्ड का यूज किया गया, मदद करता है, सहायता करता है, उनको गाइड करता है, यानी वो सलाहकार है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट एक मदद करने के लिए है। आप कोई TA गलत बना के भेजिए, फाइनेंस वाला 10 ऑब्जर्वेशन दे देगा, DP साहब उसको भगा देंगे कि नहीं ये तुम्हारा TA गलत है, चाहे 4 ऑब्जर्वेशन दे देंगे। उनका काम वो ड्यूटी कर रहे हैं। वैसे विजिलेंस इशू में कुछ आता है, हम आपको यदि नोटिस दिए, बुलाए, चाहे हम आपको क्वेश्चन किए, तो सडनली सबका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको डराने के लिए, कि डर जाने का हिसाब नहीं है, वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना रिप्लाई दे दीजिए। जिस तरह का चैलेंजेज है, सर का जो मिशन लेके चल रहे हैं, हम तो बहुत कुछ लिखे, डाइवर्सिफिकेशन में MBPL, सोलर का, अमोनियम नाइट्रेट, पता नहीं क्या क्या। जब ये कोई भी नया इनोवेटिव में जाइएगा तो आपको नए सिरे से डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन के लिए क्या चाहिए आपको? इनपुट होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ऐसा माहौल हो ऑफिस में या कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमको डिसीजन लेने में कोई डर ना लगे। मतलब करप्शन फ्री माहौल होना चाहिए। ये करप्शन फ्री है। यदि ये नहीं होगा, डर का माहौल रहेगा, चाहे नॉन वर्किंग का, वो जो बोलते हैं ना राक्षस राज यदि रहेगा वहाँ पे, तो कोई आदमी डिसीजन लेने में कतराएगा। उसमें हेल्प करता है विजिलेंस डिपार्टमेंट। वो हेल्प करता है कि गो एंड टेक बोल्ड डिसीजन, इनोवेटिव डिसीजन। फिर मैं उसमें एक कोट बनाया, विजिलेंस इज बाई यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। यानी वो भी आपके जैसे है, और आप काम कीजिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए। मैं तो सबको बोलता हूँ, ओपन फोरम में बोलता हूँ कि आप आग पे चलिए और बोल्ड डिसीजन लीजिए, हमको टॉप पे जाना है। यदि आपका पैर जलेगा ना, तो आपका एक भाई, एक विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो मलहम लगाएगा। इस मिशन को ये मैं बताने आया हूं कि इस मेंटलिटी से हम लोग भी काम कर रहे हैं। दूसरा एक और है, आज के ज़माने में देखिएगा, जो टैलेंटेड है, जीनियस है, मेहनती है, मोरल वैल्यू जिसका स्ट्रांग है, हर तरह से ठीक है, वही सरकारी नौकरी में जाता है। कितना कंपटीशन है, इतना संघर्षवान है, तभी आता है। यानी आप आइडियल हैं, आप परफेक्ट हैं। मैं आज उल्टा बोल रहा हूं कि कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। अब मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप अपना मिशन, अपना टारगेट ये मत बनाइए कि हमको कुछ पैसा कमा लेना है, चाहे कुछ नेम एंड फेम कमा लेना है। माय डियर कोल इंडियंस, आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमें परिवर्तन करना है। कोल इंडिया MCL लकी है कि आपको पाया है, आप इस कंपनी में आए हैं, तो इसको परिवर्तन कीजिए, डरिए मत। यहाँ जो अच्छाइयाँ हैं उसको और अच्छा कीजिए, जो बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो लिगेसी कुरीतियाँ हैं,
उससे टकराइए, उसको चेंज कीजिए। जिस तरह से आपने पिछला चैलेंजेस को आपने एनालाइज किया है, जिस तरह से इन्होंने पावर पॉइंट में प्रेजेंट किया, वो टकराने का है, तो इसलिए परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड परिवर्तन। ये परिवर्तन कोई मतलब नहीं खाली करप्शन वाले इशू बता रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम मेरा टारगेट होना चाहिए परिवर्तन करना, और जब आप वहाँ टकराइएगा तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अपोज करेंगे, लेकिन अपना मिशन को चेंज मत कीजिए। आप टकराइए और कोल इंडिया में और अच्छा कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी को लाइए, कल्चर ऑफ वर्किंग कल्चर को अच्छा कीजिए, ताकि हम ब्रांडिंग की तरफ जा सकें। तो ब्रांड CIL मिशन में भी अपील करने आया हूँ कि ब्रांड CIL @50 अगला 10 महीना हम लोग अच्छा से काम करें, ताकि हम लोग ब्रांडेड CIL की बात करें, ब्रांडेड CIL को सोच सकें। हमेशा बड़ा प्राउड से बोलते हैं आपके CMD साहब, टीम MCL। ब्रांडेड CIL चाहे ब्रांडेड हमारा टीम MCL होगा तो डिले एक्सेप्टेड नहीं है, चाहे डिले कुछ भी हो। BG बॉन्ड हम लोग सब काम कर रहे थे, BG बॉन्ड को डिले कर देते हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग जो भी हो, चाहे टेंडर फाइनल करना, बिल फाइनल करना, डिले करते हैं। डिले ब्रीड्स करप्शन। जब करना ही है तो फाइल लेकर बैठे क्यों है? तो मैंने तो विजिलेंस वालों को बोला हूँ कि जो आदमी सर्टेन लिमिट के बाद डिले करता है उस आपको बुलाओ कि क्या आपके दिमाग में खिचड़ी पक रहा है। मैं ये बात कुछ करने लगा। एक और है, देखिए हमको बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिला है, ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो जब मैं कुछ हमको मिला तो हम बोल देते हैं, हम शर्माते नहीं है, ना डरते हैं, ना कुछ नहीं। मैं बोल देता हूँ कि ये तो ग्रेट प्लेस टू वर्क कंपनी, हम बड़ा शान से बोल रहे हैं, और ऐसे कंपनी में इस तरह का चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है। अगले दिन जानते हैं क्या कि वो ग्रेट प्लेस वाला जो बोर्ड है उसको छुपा दिया। मतलब दुर्भाग्य कहिए, ऐसे ऐसे यहाँ पर लोग हैं। हमने बिल टेकिंग सिस्टम से हमने बिल टेक किया, 137,000 का बिल था, उसको 137 डे रखा। 49,000 का बिल था, 49 डे रखा। नजीब वाला थे। तो खैर याद रखने के लिए मैं ऐसे कुछ बोल देता हूँ कि आपके यहाँ इस तरह का सिस्टम रहेगा तो वो डिले करेंगे। तो अगले दिन मैं जो बिल टेकिंग सिस्टम करता उससे बात कुछ करा था, कैसे हम लोग मॉनिटर करेंगे, अच्छा से देखेंगे। तो किसी का फोन आया, हम बोले कि देखिए कल आपको बोला जाएगा कि बिल टेकिंग सिस्टम खराब कर दो। यही हुआ, अगले दिन बिल टेकिंग सिस्टम खराब। मतलब न रहेगा, न विजिलेंस वाला देखेगा, न हमको टोकेगा। तो मतलब हम ओपन फोरम में मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा। और जो मैं है ना, मैं किसी एक को चार्जशीट पकड़ा देता ना तो इतना आसान अच्छा से देखिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो हम यहाँ से कचरा साफ करते हैं वो हम आपको बताते नहीं हैं, और जो जनरल चीज़ें हैं वो भी बताते नहीं, आदत नहीं होना। कम से कम वो सब चीज़ें तो बताएं। ये यदि हमारा चार्जशीट वाला प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा तो कॉन्फिडेंशियल चला जाएगा। ये मैं मिशन आपको भी देना चाहता हूँ। कोल इंडिया में जितना अच्छाइयाँ हैं, जो बता रहे थे साहब कि पॉल्यूशन में हमारा इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज हम बनाए, नाम हमारा नहीं है उसमें, हमारा बाकी सब चीज़ें हैं, देखिएगा उसमें। तो हम दुनिया को बताएं कि वी आर ऑन द टॉप। मैं ये आपको ये अपील करने आया हूं कि दुनिया को बताइए कि कोल इंडिया इज वर्किंग ऑन द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। कोल इंडिया में आज की डेट में हम 100% मैकेनाइज हो चुके हैं। नॉट ए सिंगल पीस ऑफ कोल मैन्युअली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। DP साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एक जानने वाले ने फोन किया कि अरे त्रिपाठी तुम्हारा कितना टोकरी बिक जाता है और कितना फावड़ा बिकता है। तो बोले क्या मतलब? तो वो जो कोयला ढोते हैं ना और जो खोदते हैं कितना बिक जाता है? लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो बोले नहीं हम तो पूरा मैकेनाइज हो गया है। फोन रख दिए। फिर 10 दिन बाद उनको ध्यान है एक आदमी को कोल इंडिया से कोई मतलब नहीं है। तो क्यों पूछा? फिर मैं पूछा तो बोले नहीं, वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल निकला था ना, बहुत अच्छा निकला था जी, कोल इंडिया इज डूइंग ग्रेट, जो तुम्हारा बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो भेजना मुझको। वो आर्टिकल कोल इंडिया से निकला था, उसमें आर्टिकल बहुत अच्छा उन्होंने लिखा भी था, लेकिन जो फोटो लगाए थे ना, वो 3 ठो लेडीज का टोकरी देकर और एक आदमी से फावड़ा देकर। मतलब जो आप दुनिया को परोसेंगे वैसे ही तो उसका थिंकिंग आएगा। तो ये दुनिया को बताइए कि पॉल्यूशन में आपका आर्टिकल में पिछला 2-3 महीना पहले कुछ आया था कि वर्ल्ड में नंबर 3 है। ये दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। जिस तरह से IT का यूज किए हैं, हम उस आदमी को भी नमस्ते करना चाहते हैं जिसने IT इनिशिएटिव को माइनिंग सेक्टर के लायक कन्वर्ट किया। उसने CCTV, GPS, RFID, बूम बैरियर और इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया ताकि माइनिंग में इम्प्लीमेंट कर सके। एक और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं आया था पिछले बार,
तो हमको ऐसे में बोल के जाना पड़ा कि हम हजारों करोड़ का टेंडर फाइनल कर देते हैं। एमसीएल का ही शिकायत है, एक और सब्सिडी का था, लेकिन वो 3 करोड़ का सीसीटी वाला टेंडर फाइनल करने में हमको बहुत पसीना आता है। मतलब इतना बड़ा बिल्डिंग आप बना दीजिए और उसमें लाइट बल्ब नहीं लगाइए तो कैसा लगेगा बिल्डिंग? मतलब कौन आदमी है जो चाहेगा कि मेरा घर अंधेरा हो? तो जो लाइट बिजली लगाता है ना, उसको मैं ब्लेम करना चाहता हूँ कि तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख करके कोई और गेम खेल रहा है, तुम अपना बल्ब लगाते रहो। मैं रेलवे में एडीआरएम था, तो जो रनिंग रूम वाला, तो ड्राइवर को दिन रात चलना पड़ता है, उस रनिंग रूम से स्टेशन के बीच का जो स्ट्रीट लाइट था सबको लोग फोड़ के रखता था, क्योंकि जब ड्राइवर आता था तो उसका सामान छीन लेता था सब, वहाँ पेंटी सोशल वाला। तो लगाने के लिए फिर हमको किसी ने बताया ऐसा बहुत डर लगता है जाने के लिए, तो मैंने अपने लोगों को फिर आरपीएफ को लगा करके हमने बल्ब लगवाया, 2-4 दिन तक रखा, तो ऑब्जेक्शन था। तो शिकायत होती थी हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, लेकिन मिशन किसी और का था। वैसे ही मैंने तो किसी सीएमडी को बोल दिया था कि आपका वो IT वाला है वो चार्जशीट खा जाएगा फालतू में, क्योंकि गेम कुछ और बड़ा हो रहा है। आपने सेक्रेटरी कोल को बताया था ये बात, तो बोला कि जो आदमी IT इनिशिएटिव में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है ना, वो आदमी को विजिलेंस केस होना चाहिए। हम टेंडर ही नहीं फाइनल करें, हम IT का युग है और IT युग में हम नहीं आगे बढ़े। अभी तो बाकी सब्सिडरी वाले रोटेशनल ट्रांसफर को भी सेप से जोड़ दिया है, आप भी इसको स्टार्ट कर दीजिए। ICCC का भी टेंडर हो गया फाइनल, मार्च तक का टारगेट हमारा है, MCL का भी देखिएगा। तो जब हम सब कुछ हमको सामने, ऑब्वियस है हम अपना काम करेंगे, उसमें भी दिमाग लगाने वाले लगाएंगे, लेकिन वो उसका काम अपना करता रहेगा, मेरा काम इम्प्रूवमेंट करते रहना। तो इस डायरेक्शन में जाए। IT का हम लोग दुनिया वालों को बताना है कि कोल इंडिया में आज के डेट में हम लोग फुल्ली डिजिटाइज मोड में की तरफ जा रहे हैं। आज के डेट में कोई ई ऑफिस और टेंडरिंग का जो भी है, आज की डेट में बोलिए हमको कि बैलगाड़ी में चलिए तो दुनिया हंसेगा पागल है। वैसे ही सारे HOD सारे किंग बैठे हुए हैं। यदि आप कोई भी मैनुअल टेंडर कर रहे हैं तो आपको करप्ट नहीं माना जाएगा, आपको पागल समझा जाएगा। कौन आज के ज़माने में मैनुअल टेंडर करता है जी? कौन आज के ज़माने में बैलगाड़ी से चलता है? ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा ना हो कि हम ऑड मैन आउट हो जाए। हम जब पूरा बिल पिछले 3 साल का मंगाए, बोले कि उसमें वो छाटो कि जो हाईएस्ट वाला है उसको बुलाओ कि कितना दिन तक रखा था। तो ये दुनिया को बताना जरूरी है कि हम लोग IT प्लेटफॉर्म पर भी जा रहे हैं। लास्ट ईयर कोल इंडिया 1 लाख करोड़ का जेम के थ्रू टेंडर किया था। नया नया जेम आया था, इतने सारे इश्यूज थे, उसमें आपका MCL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जेम के थ्रू हम लोग 1 लाख करोड़ का टेंडर किए थे। ये अपना अद्भुत रिकॉर्ड था। प्रोडक्शन के मामले हम लोग जा ही रहे हैं। जिस तरह से हमारा ऑब्वियस एक ग्रोथ जब होगा, जब एक बार स्पीड से हम लोग काम करते हैं तो बाकी सब इश्यूज ढक जाती है। तो स्पीड से जिस तरह से MCL का विकास हुआ, जिस तरह से CIL 50 साल में 10 गुना हुआ है, आप 30 साल में 10 गुना हो गए, तो आपका स्पीड अच्छा है, आपका वर्किंग, आपके लोग, आपके पास बाबा विश्वकर्मा जगन्नाथ का आशीर्वाद भी है, आपका माहौल, आपके यहाँ अलग भी इशूज है, बाकी जगह कुछ अलग इशूज है। रेलवे के लिए CMD साहब, मेरा एक रेलवे का फ्रेंड, वहाँ पर हम लोग रुके थे कल परसों भुवनेश्वर में, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो बोला कि नहीं ये स्पेशल हमारा टारगेट है। मैंने ये पाया है कि कोई भी आपको डिमांड देना तो उसको राइटिंग में टॉप बॉस को दे दीजिए, हमारा ये रिक्वायरमेंट है, ताकि वो प्रोसेस करने में उसका आसानी होगी। मीटिंग वाला उतना मजा नहीं आता है जितना कि आप नोट बना करके, लेटर बना करके कंसर्न आदमी को दे देते हैं। और रेलवे वालों का है, रेलवे वालों का भी आपको वो टेंडर कर देगा और उसके बाद आज नहीं तो देर सवेरे करके वो, लेकिन टेंडर करने के लिए उसको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। एक और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टेंडर करते समय जो रिसर्च करना है आप टेंडर कॉल करने के पहले कर लीजिए। क्या कंडीशन रखना है, क्या रेट रखना है, क्या आइटम रहेगा, क्या नहीं रहेगा, टेंडर करने के पहले ही पूरा अच्छा से हो जाना चाहिए। जब आप टेंडर कर दीजिएगा, कुछ कंडीशन गलत हो गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर या तो टेंडर फाइनल नहीं कर पाइएगा, या चाहे टेंडर काम होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर उस गलत कंडीशन को मिसयूज कर सकेगा। तो जो भी रिसर्च होना चाहिए पहले हो जाना है टेंडर करने में। लेकिन सब जगह मैं देखता हूँ क्या कि पहले टेंडर कर दो जी कुछ भी, तो उसमें बाद में वेरिएशन करना हो, चाहे बाद में जो भी रूल है उसके हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा रिसर्च पहले ही कर दीजिए, टेंडर कीजिए। और हमेशा ही रहता है कि टेंडर काम होने के बाद हम उसको फाइनल बिल बनाना भूल जाते हैं। कई जगह होता है कि उसको फाइनल बिल बनाना भूल जाते हैं, तो पता चला कि उस ऐसे ही बहुत लोग उसमें गेम भी खेल जाता है। कुछ कंडीशन ऐसा है कि पता लगा कि वो डॉक्यूमेंट नहीं जमा कीजिएगा तो हम आपसे मांगेंगे। आज की डेट में कोई ऐसा कंपनी नहीं है, कोई ऐसा रूल बनाए कि टेंडर करने के बाद हम आपको हाथ पर जोड़े, हमको ये कागज दे दो तो हम करेंगे। भाई क्लियर कट लिखो ना जी, यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं दिएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपसे हम मांगने नहीं जाएंगे। कभी भी सामने वालों का बॉल दीजिएगा तो आपको ऊपर
वो आपको तो गेम खिलाएगा, मर्जी तो देगा, मर्जी तो नहीं देगा। तो इसको भी बहुत लोग मिसयूज करते हैं, क्योंकि आपका रूल जहां लूप होल होगा तो उसमें तो करेगा ही। और एफएमसी का पोल्यूशन को देखिएगा ना, जितना हम लोग टेक्नोलॉजी का एफएमसी का ये सब का यूज करेंगे, पोल्यूशन बहुत तेजी से डाउन होगा, आपका वर्किंग कल्चर भी बहुत अच्छा से सुधर जाएगा उस इलाके में। और तो मैं इसमें बता रहा था, जो इंडिया सोने की चिड़िया थी, 1191 में हमारे पृथ्वीराज चौहान थे किंग, बहुत अच्छे आदमी थे, उनको शब्दवेदी मार्ग चलाना आता था, वो दिलेर आदमी थे, उनका बहुत ही कुशल योद्धा थे, प्रशासक थे, जितना बोल सकते सारे उनके अंदर गुण था। मोहम्मद गोरी उनको अटैक किया, उनको हराते गए। उन्होंने 16 बार मोहम्मद गोरी अटैक किया, 16 बार उसको हराए, अरेस्ट किए, फिर छोड़ दिए। बहुत अच्छा आदमी थे, छोड़ दिए। अच्छा आदमी। और जब भी देखिए, कहीं मान लीजिए पटेल साहब ने बताया कि कोई करप्ट आदमी है, उसका पकड़िए, छोड़ दीजिए, तो आपके टीम का डिमोरलाइज होगा, प्लस और उसमें माहौल भी और खराब होगा। तो आप अच्छा आदमी होने के चलते आप ये कर रहे हैं, तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो सोने की चिड़िया से हम लोग जो डाउनफॉल शुरू हुआ, तो एक वहाँ भी एक इशू था कि जो आदमी आपके टेरिटरी में प्रवेश कर रहा बार बार, अब उसको छोड़ कैसे रहे। तो जितनी बार अटैक किया उतनी बार लोगों को डिमोरलाइज किया, लोग अपना हाथ छोड़ दिए, ऑब्वियसली उनको लिया। और जब वो 17वीं बार उसको पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो न केवल उनको अरेस्ट किया बल्कि उनको जान से मार दिया, उसने एक बार भी नहीं छोड़ा। तब आता है राजधर्म की बात। आदमी अच्छा होना और अच्छा किंग होना, ये दोनों में बहुत अंतर है। आप राजधर्म नहीं निभाए, आपके टेरिटरी में है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने छोड़ दिया। अच्छा आदमी होने का मतलब ये नहीं है। मतलब मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन एज ए सीवीओ अच्छा आदमी रहूंगा तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे सीएमडी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन एज ए सीएमडी यदि अच्छा हो जाएंगे तो हो गया इससे। तो ये हमको एक होना तो भी गलती थी कि हम लोगों को जो गुलामी के जंजीरों में जकड़ना पड़ा। ये सब गलती हम लोग इतिहास से सीखे। आपको अच्छा आदमी बनिए, अच्छा आदमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना राजधर्म, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट इथिक्स। हमेशा मैं मोरल वैल्यू और कॉर्पोरेट इथिक्स का बात करता हूं मैं। तो मोरल में वैल्यू में क्या, हमको किसी पर दया आ गया, मतलब किसी का ट्रांसफर करना है, हम अपना दया आ गया उसको ऐसे कुछ ट्रांसफर कर दिए, रूल को वायलेट करके ट्रांसफर कर दिए, तो मोरल वाला आता है। दूसरा है कि इथिक्स है कि जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, दैट इज इथिक्स। हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, पब्लिक मनी को खर्चा करते हैं, तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मोरल वैल्यू के ऊपर कॉर्पोरेट इथिक्स का रखिए। कोई आदमी बहुत गरीब है, उसने टेंडर डाल दिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए उसको टेंडर दे दिए रूल को वायलेट करते हुए, ऐसा नहीं करना है। आपको हेल्प करना कुछ अलग तरह से कर सकते हैं, अपना पर्सनल में जो भी करना है, लेकिन कॉर्पोरेट इथिक्स को हमेशा ध्यान रखना है, फेवर नहीं करना है। इसके लिए मैं एक कोट बनाया था कि इफ देयर इज फ्लेवर ऑफ फेवर, इफ देयर इज फ्लेवर ऑफ फेवर, दैट इज नॉट इथिकल डिसीजन। वो इथिकल डिसीजन नहीं है यदि फ्लेवर का आता है तो। और अगला जिस तरह का प्रोग्रेस है कोल इंडिया का, जिस तरह से एक्सपेंशन चल रहा है, जिस तरह से हम लोग विदेश में भी जा रहे हैं। एक कविता सुना देते लास्ट में, है ना। और हमारा हर जगह हम चमक रहे हैं। आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि कोल इंडिया पूरे हिंदुस्तान में चमक रहा है। और जब कोई चमकता है, लाइट जलता है, तो अंधेरा भागता है। यानी हम चमक रहे हैं तो इस बल्ब हमारा जल रहा है कोल इंडिया के चलते, तो यहाँ से अंधेरा गायब है। वैसे आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान से यदि अंधेरा गायब है तो कोल इंडिया के चलते हैं। वैसे हम जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम पूरे विश्व में पहुंचा जाएंगे और पूरे विश्व से अंधेरा हटा देंगे। यानी आने वाले दिनों में न तो धरती पे न अंबर में कहीं भी अंधेरा रहेगा नहीं। जब कहीं अंधेरा रहेगा नहीं, हम इतना चमकेंगे, ये कल्पना कीजिए, ये विजन रखिए। अब एक इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एक इकबाल का शेर था। इस तर्ज पे मैंने CIL के लिए, आपके MCL के लिए एक शेर बनाया था कि दूसरा एक और है कि जब एक और अटल बिहारी वाजपेयी कहता है कि सूरज निकलेगा अंधेरा छटेगा। यानी सूरज जब निकलता है तो अंधेरा हट जाता है।
तो जब अंधेरा रहेगा ही नहीं, फिर सूरज का क्या काम? ये मैं जब डीटी साहब को बताया तो बोले कि आप नेचर को चैलेंज कर रहे हैं, सूरज को चैलेंज कर रहे हैं। हम कहने चैलेंज नहीं कर रहे, मजबूर कर रहे हैं। पूरा तो सुनिए। मतलब जब अंधेरा रहेगा फिर सूरज का कोई काम ही नहीं है। उस पर एक शेर है ये कि CIL चमक तू यूं धरती अंबर में, CIL चमक तू यूं धरती अंबर में कि अंधेरा इस तरह भागे। CIL चमक तू यूं धरती अंबर में कि अंधेरा इस तरह भागे, कि सूरज खुद पूछे कोल इंडियन से, कि सूरज खुद पूछे कोल इंडियन से, बता हम उगे तो कहाँ उगे, हम उगे तो कहाँ उगे। इस मिशन से, इस विजन के हिसाब से काम करना है। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और फिर मैंने सिंह साहब से ये किया है, वादा किया है कि 1 अप्रैल को अपना रोड सेल वाला अरेंजमेंट तैयार कर दीजिए। हाँ, तो मैं जब परसों आप लोग 250 माइल पार किए तो हमको डीटी साहब बोल रहे हैं कि आप आए, मेरे लिए शुभ रहा। हम कैसे ही आप पाते रहिए, मैं आते रहूँगा, आप हमको बुलाते रहिए। आप नहीं, मैं वचन देता हूँ कि आप बुलाइएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, बस लेकिन उस अचीवमेंट के लिए आपको लगना है, आपको भिड़ना है। जिस दिन 225 के बदले में 230 पार करेंगे उस दिन हम आएंगे। आप जो एक तो अपॉइंटमेंट हो गया 1 अप्रैल का, और ऐसे ही MCL को आगे बढ़ाना है और खुद अपने आप को दांव पे लगा देना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अशेष आभार सर। आपने जो अमूल्य मार्गदर्शन हमें प्रदान किया है उसे निश्चित रूप से हमें एक नई दृष्टिकोण और ऊर्जा प्राप्त हुई है। आपके शब्दों में जो गहराई और अनुभव था वो हमारे सभी के लिए प्रेरणादायक है। अब आगे बढ़ते हुए मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वे CVO प्लेज के लिए सर। इंटीग्रिटी प्लेज, जब मैं इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ रहा था तो हम लोग इंटीग्रिटी प्लेज तो हमेशा करते हैं, मैंने एक इंटीग्रिटी प्रॉमिस बनाया। तो इंटीग्रिटी की डिफिनेशन में जैसे आता है उसको रीअरेंज करके मैंने बताया कि जहाँ मैं जाऊँगा अपने कोल इंडियन को इसके बारे में एक प्रॉमिस करा कर आऊँगा। तो मैं बोलूँगा और आप लोग उसको रिपीट करेंगे। दाहिना हाथ सामने करना है। एज ए रिस्पॉन्सिबल कोल इंडियन, आई प्रोमिस माई सेल्फ to be always vigilant and will become doyen of integrity. I promise myself to fight and to eradicate corruption. I promise myself to ensure and to promote integrity in public life. I promise myself to do my best and to proclaim this fact to the whole world that I am the proud officer of Coal India Limited. Thank you. Especially बनाया की बात आएगा चीज़। अब मैं हमारे अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे अतिथि श्री संजय झा सर जो कोल इंडिया से आए हैं, मुख्य प्रबंधक, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें सर।
धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे निदेशक कार्मिक महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन में 2 शब्द कहें सर। सभी को नमस्कार। आज की सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि CBO CIL श्रीमान ब्रजेश त्रिपाठी साहब, आदरणीय CMD MCL, सभी निदेशकगण CBO MCL, साथ में कोल इंडिया हेडक्वार्टर से आए श्री संजय झा, सभी एरिया जनरल मैनेजर, सभी HODs, अन्य सभी अधिकारीगण। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि आदरणीय त्रिपाठी साहब ने पुनः यहाँ पर पधार कर हमारा न केवल हमारे कार्यकलापों का कार्यों का निरीक्षण किया, बल्कि हमें प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे बहुमूल्य शब्द कहे, जिनका हम सभी पर एक लंबा हमारे कार्यों पर इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट, एक लंबा समय तक इस पर असर रहेगा। और आपके इस प्रोत्साहक शब्दों से हम लोग जो है न केवल हमारे आने वाले दिनों में साल के अंत में अपना टारगेट पूरा करेंगे, बल्कि टारगेट से अधिक करके दिखाएंगे। और जो राष्ट्र निर्माण में जो योगदान MCL का बना है उसको बनाए रखेंगे, और आगे बहुत तरह के जो विविध एक्टिविटीज डाइवर्सिफिकेशन में हमको करनी है उनको अधिक से अधिक तेजी से करके एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, महान इंस्टीट्यूशन बनने की ओर हमारे जो लगातार कदम हैं वो कदम हम बढ़ाते रहेंगे। तो आपके प्रोत्साहन, आपके विजिट और आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं साथ ही धन्यवाद CMD साहब का लगातार मार्गदर्शन और गाइडेंस के लिए। धन्यवाद सभी FDs और CBO MCL और कोल इंडिया से आए झा साहब का और सभी एरिया जनरल मैनेजर्स का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वही मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी से अनुरोध है कि सीनियर गेस्ट हाउस में आपका लंच का व्यवस्था है, आप लोग वहां पर पधारेंगे और रात में आप लोग 8 बजे रजनीगंधा क्लब में जरूर पहुंच जाएंगे।